मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज जो महादेव वर्मा हमने पढ़ा था उसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे साथियों छायावाद में ही। अब इस वीडियो में डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जो छायावाद में अगला जो राइटर है वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कि बस इतना जान लीजिए क्योंकि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के बारे में हमने आदिकाल में बहुत कुछ पढ़ लिया है। तो साथियों, इनकी जो रचनाएं रही हैं वो रचनाएं डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है रूप राशि। साथियों, जो रूप राशि रचना है वो इन्होंने 1931 में प्रकाशित करी थी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की जो रचना है रूप राशि वो 1931 में। फिर अगली रचना है निशीथ। निशीथ का मतलब होता है आधी रात। चित्र रेखा, आकाश गंगा, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं रही है साथियों। और भी मैं एक दो रचनाएं और बता देता हूँ यहाँ पर। अनुभूति भी इनकी रचना रही थी। वैसे इनकी जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने फिर भी आपको एक्स्ट्रा बता देता हूँ। अनुभूति भी इनकी रचना थी। अनुभूति और अनुभूति अनंत ध्वनि, क्या नाम है? अंतर्ध्वनि। अंतर्ध्वनि, ये इनकी रचना है। अनुभूति, अंतर्ध्वनि। चंद्र रेखा, एक इनकी रचना थी साथियों, वो थी चंद्र रेखा। ठीक है, ये रचनाएं एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं आप लोगों को। और एक रचना थी अंजलि। अंजलि भी इनकी रचना रही है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। और एक है इनकी रचना अभिशाप। एक कौन सी रचना है? अभिशाप। साथियों, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बारे में आदिकाल में केवल आपको रचनाओं के बारे में ध्यान रखना है, ज्यादा कुछ डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है। रूप राशि इन्होंने 1931 में प्रकाशित करी थी। निशित, चित्ररेखा, आकाश गंगा, और अनुभूति, अंतर्ध्वनि, चंद्र रेखा, और अंजलि और अभिशाप, ये मुख्य रचनाएं इनकी हैं जो आपको ध्यान रखनी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। तो साथियों, इसमें जो है ना आकाश गंगा के लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि आकाश गंगा किसकी रचना है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। निश्चित किसकी रचना है, ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। ये क्वेश्चन पूछा गया है मित्रों। चलिए अगले राइटर आते हैं इसी कड़ी में, उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट के बारे में भी जानकारी ज्यादा नहीं लेनी है, बस केवल रचनाओं के बारे में याद रखना है। एक है राका, इनकी रचना है। मानसी है, विसर्जन है, और युगदीप है। ये मुझे चार रचनाएं जो इनकी इंपोर्टेंट लगती है यही मैंने यहाँ पर लिखी है। राका भी उदय शंकर भट्ट की रचना है। मानसी उदय शंकर भट्ट की रचना है। विसर्जन उदय शंकर भट्ट की रचना है, और युगदीप भी है। साथ में एक रचना और इनकी मुझे याद आ रही है, अमृत और विष। क्या रचना थी? अमृत और विष। ये भी इनकी रचना है, अमृत और विष। किसकी? उदय शंकर भट्ट की। एक रचना और याद है साथियों, वो है यथार्थ और कल्पना। कौन सी रचना है? यथार्थ और कल्पना। ये भी आप ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में। मित्रों, जो नोट्स बना रहा है वो मुझे जरूर कमेंट करेगा, सर हम नोट्स तैयार कर रहे हैं, आप बस पढ़ाते रहो। ये कमेंट आपका मुझे मिल जाना चाहिए। अब ये सारी चीजें हो गई। अब इम्पोर्टेंट बात ये आती है मित्रों कि इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें हैं और क्या क्या हो सकती है। देखिए, सबसे मेन बात है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है छायावादी चतुष्टय किसे कहा जाता है। तो छायावादी चतुष्टय में जो है साथियों चार राइटर गिने जाते हैं, प्रसाद, पंत, निराला और महादेव वर्मा। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा, ये हमारे जो है छायावादी चतुष्टय के अंदर गिने जाते हैं। अब छायावादी वृहत त्रय में कौन कौन गिने जाते हैं साथियों? महादेवी वर्मा को हटा दिया जाता है तो प्रसाद, पंत, निराला ही हो जाते हैं साथियों। ठीक है, ये छायावादी वृहत त्रय में गिने जाते हैं। अब छायावादी छायावादी लघु त्रय में कौन कौन गिने जाते हैं साथियों? जो तीनों ही वर्मा हैं, वो तीनों ही वर्मा छायावादी लघु त्रय में गिने जाते हैं। महादेव वर्मा, रामकुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा, ये छायावादी लघु त्रय में गिने जाते हैं। साथियों, क्वेश्चन आते हैं, आप इस तरह से ही पढ़िए। आगे बात करेंगे साथियों, छायावाद का पतन जो कृति है, छायावाद का जो पतन जो कृति है उसके लेखक कौन है? डॉक्टर देवराज। डॉक्टर देवराज। अब छायावाद के ब्रह्मा विष्णु किसको कहा जाता है? प्रसाद, पंत, निराला को कहा जाता है। इस तरह से याद कर लेना, प्रसाद, पंत, निराला, ब्रह्मा विष्णु महेश। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब आगे बात करेंगे छायावाद की विशेषताएं। साथियों, छायावाद की विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी विशेषताएं छायावाद में रही है मित्रों? साथियों, यहाँ पर जिस तरह से माला में मोती पिरोए जाते हैं
उसी तरह से मैंने एक एक कड़ी इन मेरे नोट्स में मैंने सजाई हुई है मित्रों। आप मेरी मेहनत पर बिलीव कीजिए, मेरी मेहनत पर विश्वास कीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ साथियों। बस और तो क्या कर सकता हूँ यार, मेरे देखो मेरे पास प्रिंटेड चीजें कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना विश्वास दिला देता हूं मैं कि जो चीज रजिस्टर में लिख करके जिस व्यक्ति ने बनाई है, उससे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं हो सकता। ये बात आप भी जानते हो मित्रों। आपका एक एक का कमेंट मेरे पास आ जाना चाहिए, और इतना शेयर कीजिए साथियों वीडियो को, ताकि मुझे भी लगे मैं भी प्रोत्साहित हूँ। और आप लोगों का ये प्यार है, इस वजह से मैं ये वीडियो बना पा रहा हूँ साथियों। आप लोग कितने स्टूडेंट हैं जो इन वीडियो को देख करके नोट्स बना रहे हैं, प्लीज आपके कमेंट मुझे मिलने चाहिए मित्रों। ये चीज मुझे अगर मिलती है कि यार इतने सारे स्टूडेंट नोट्स बना रहे हैं, तो फिर मुझे भी वो थोड़ा सा उत्साह मिलता है, और मैं आगे वीडियो बनाने के लिए तैयार होता हूँ साथियों। तो ये आपका कमेंट मेरे लिए बहुत एक जीवन दायिनी जड़ी बूटी का काम करता है मित्रों। चलिए साथियों देखते हैं छायावाद की विशेषताएं जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन इन विशेषताओं से भी बनता है। छायावाद की विशेषताएं जिन्हें हम लोग प्रवृत्तियां भी कहते हैं, छायावाद की प्रवृत्तियों से भी क्वेश्चन बन जाता है साथियों। देखिए, सौंदर्य चेतना भी जो है छायावाद की विशेषता है। मानवतावादी विचारधारा इसमें रही है। व्यक्तिगतता देखने को मिलती है। मानवीकरण हो रहा है। राष्ट्रीय चेतना की भावना है। कल्पना अतिशयता देखने को मिली। वेदना अनुभूति भी देखने को मिली है। महादेव वर्मा तो पूरी वेदना की अनुभूति कही जाती है। मानवतावादी भाव भी तीनों राइटर में बहुत अच्छी तरह से देखने को मिला है। काव्य सौंदर्य की तो बात क्या ही करें। मानवीकरण की भावना है, राष्ट्र चेतना की भावना है। लाक्षणिक शब्दावली में देखने को मिली है। रहस्यवादिता की तो बात तो करेंगे ही करेंगे। रहस्यवाद तो बहुत तगड़ा इसमें भरा पड़ा है। ठीक है। और प्रांजल भाषा या परिष्कृत भाषा, शुद्ध भाषा का प्रयोग किया गया है। प्लायनवादिता देखने को मिली। आत्म अभिव्यंजना है इसमें। गीतात्मकता है, प्रतीकात्मकता है, बिंबात्मकता है। ये सारी की सारी विशेषताएं साथियों हमें जो है देखने को मिली है छायावाद की विशेषताओं में। जितना हमने छायावाद पढ़ा है उसमें ये सारी बातें हमें देखने को प्राप्त हुई है साथियों। तो सौंदर्य चेतना है, मानवतावादी विचारधारा है, व्यक्तिगता है, मानवीकरण है, राष्ट्रीय चेतना है, कल्पना अतिशयता है, वेदना अनुभूति है, लाक्षणिक शब्दावली है, रहस्यवादिता है, प्रांजल भाषा है, प्लायनवादिता है, आत्म अभिव्यंजना है, गीतात्मकता है, प्रतीकात्मकता है, बिंबात्मकता है साथियों। ये सारी विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए। याद करने का तरीका भी मैंने आपको बताया था, एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें कैसे याद कर सकते हैं, ये चीजें मैं बता चुका हूँ साथियों। अब यहाँ पर देखिए छायावाद के और भी राइटर हैं जिन्होंने क्या क्या लिखा है। देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी ने हिम किरीटनी और हिम तरंगनी, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं माखनलाल चतुर्वेदी की। माता वेणुलो गूंजे धरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट साथियों। यहाँ पर मैंने जो अन्य राइटर हैं उनकी केवल रचनाएं लिखी है, इनको हम लोग कहीं ना कहीं पढ़ लेते हैं। आगे है सियाराम शरण गुप्त ने क्या लिखी है, मौर्य विजय, बापू, ध्रुवादल पाथे और मरणमयी। ये सियाराम शरण गुप्त की रचना है। कौन कौन सी है, मैं दो बार इसलिए पढ़ता हूँ ताकि आपके माइंड में बात गूंजे, आपको याद हो। मौर्य विजय, बापू, ध्रुवादल पाथे और मरणमयी। फिर बाल कृष्ण शर्मा नवीन की जो है कौन कौन सी रचनाएं रही है छायावाद में, कुमकुम, उर्मिला, अपलक, हम विस्पाई, जन्म के, रश्मि रेखा और क्वासी, ये बालकृष्ण शर्मा की रचनाएं हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है त्रिधारा और मुकुल। सुभद्रा कुमारी चौहान की छायावाद युग में रचना रही है त्रिधारा और मुकुल। साथियों आपको यह भी ध्यान रखना है कि ये छायावाद के ही राइटर या कवि हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन और सुभद्रा कुमारी जो है छायावाद में इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है। साथियों उदय शंकर भट्ट का नाम एक बार फिर आता है, तक्षशिला भी इनके द्वारा लिखी गई। जयशंकर प्रसाद ने उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकावाच, महाराणा का मत, झरना, आंसू, लहर। साथियों इनमें से कोई रचना उधर आगे हमने नहीं पढ़ी है, तो जयशंकर प्रसाद की और भी रचनाएं मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। आप बार बार इनको पढ़िए, बार बार तैयार कीजिए, बहुत सारी चीजें हैं साथियों। मजा आ जाएगा साथियों, आपको मजा। अगले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये एक जगह भी मैंने सारी रचनाएं लिखी है ताकि रिवाइज करने में आपको बहुत आसानी हो। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, पंचवटी, प्रसंग, राम की शक्ति पूजा, अणिमा और अर्चना, ये इनकी इंपोर्टेंट रचना रही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। महादेव वर्मा ने निहार, रश्मि, निर्जा, सांदे गीत, यामा और दीपशिखा लिखी। राम कुमार वर्मा ने रूप राशि, निशित, चित्ररेखा, आकाश गंगा लिखी।
सुमित्रा नंदन पंत ने साथियों देखे कितनी सारी रचनाएं लिखी है। वहां भी वैसे भी इनके बारे में मैं डिटेल में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, लेकिन यहाँ पर एक साथ मैंने जो है शॉर्ट में भी लिखा है ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। सुमित्रा नंदन पंत ने गिरजे का घंटा, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, उत्तरा, रजत शिखर, वाणी, पतझर, ये सारी रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की रही है। उदय शंकर भट्ट फिर एक बार नाम फिर आता है। राका, मानसी, विसर्जन, युगदीप, अमृत और विष। देखिए मैंने अमृत और विष आपको पहले भी बताई थी उदय शंकर भट्ट की, बहुत तगड़ी रचना है साथियों। मोहनलाल महतो वियोगी ने निर्माल्य और एक तारा रचना लिखी। हरिवंश राय बच्चन ने जो है छायावाद युग में कौन सी मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश लिखी। नरेंद्र शर्मा ने प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, प्लास वन लिखा। काव्य की आत्मा या संकल्पना अनुभूति, ये किसने लिखा? काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति किसने कहा? जयशंकर प्रसाद ने ऐसा कहा है मित्रों। चलिए अब छायावाद के लिए महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग पढ़ते हैं। ये महत्वपूर्ण तथ्य भी पढ़ना बहुत जरूरी है, और जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं साथियों वो आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए, कंठस्थ, क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्य जो ये मान के चलिए मोती की तरह पिरोई हुई चीजें हैं। चलिए साथियों पहली बात पढ़ते हैं। श्री मुकुटधर पांडे ने सन 1920 में श्री शारदा पत्रिका में हिंदी छायावाद नामक आलोचनात्मक निबंध प्रकाशित कराया था। तब से ये नाम आज भी रूढ़ हो चुका है। तो ये बात याद करेंगे, श्री मुकुटधर पांडे थे, उन्होंने 1920 में श्री शारदा पत्रिका में हिंदी छायावाद नामक एक आलोचनात्मक निबंध प्रकाशित किया। ठीक है साथियों, आगे है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने छायावाद के समर्थन में कई लेख लिखे जो भारत पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। किसने? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। छायावाद का वास्तविक जो आरंभ है वो झरना 1918 नामक काव्य सॉरी का रचना से हुआ है, जो हमारे जयशंकर प्रसाद की रचना है। आगे बात करते हैं। सहानुभूति की विवृत्ति से छायावाद की मूल चेतना अधिक व्यक्त हुई है। सहानुभूति की विवृत्ति से। आगे है मानवतावाद छायावाद का सर्वाधिक उज्जवल पक्ष माना जाता है, मानवतावाद। चलिए साथियों आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं के प्रभाव से आया हुआ मानकर इसका संबंध जो है ईसाई संतों से और फेंटे सपाटा यानी कि छाया आभास से भी जोड़ा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। साथियों एक एक बात आपके रजिस्टर में उतरनी चाहिए और बार बार इनको पढ़िए। पहले आप नोट्स बनाइए, फिर 10 बार पढ़िए साथियों, और आप इनको पढ़ सकते हो। छायावाद को एक दिन में पूरा कर सकते हो आपके पास अगर नोट्स हैं तो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को रविंद्रनाथ ठाकुर की कविताओं के प्रभाव से आया हुआ मानकर इसका संबंध ईसाई संतों के समाटा यानी कि छाया आभास से जोड़ा है साथियों। साथियों मैंने जो है पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाए हैं। करीबन 8,000 प्रश्न हैं साथियों। निश्चित रूप से आप लोग जो है मुझे जो भी उन 8,000 प्रश्नों को मंगवाना चाहता है साथियों वो मुझे कॉल कर सकता है। साथियों मेरे नंबर जो है आप लोगों को जब व्हाट्सएप आप ज्वाइन करोगे वहां पर लिखा हुआ है नोट्स प्राप्त करने के लिए लिंक ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है। उससे ज्वाइन करके वहां से आपको नंबर मिल जाएंगे और फिर आप लोग मुझे कॉल करके बता सकते हो कि सर मुझे चाहिए, मैं वहां पर आप लोगों को बता दूंगा। साथियों कोई मैं एक्स्ट्रा पैसा नहीं लेता हूँ, जितने की जेरोक्स होती है उतने पैसे में लेता हूँ। आपको पता है कि 1.5 रुपए की जेरोक्स आजकल होती है, ठीक है ना कहीं 2 रुपए की भी जेरोक्स करते हैं साथियों। बस जेरोक्स का आपको पैसा पे करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। किसी को अगर चाहिए मित्रों तो जरूर बताइएगा। और ये नोट्स भी अगर किसी को चाहिए कि डायरेक्ट में हम लोग सर के रजिस्टर की जेरोक्स ही मंगवा लेते हैं, तो इन जेरोक्स को भी आप मंगवा सकते हो। आप वहां से लिंक लेकर के आप मुझे कॉल कर सकते हो, बता सकते हो मित्रों, ठीक है साथियों। तो ये चीज आप कर सकते हो। जितने नोट्स मेरे पास हिंदी साहित्य के इतिहास के हैं वो मैं भेज दूंगा, और करीबन जो 8,000 प्रश्नों की जो श्रृंखला है वो पूरी आप लोगों को भेज दूंगा। जितना भी खर्चा आएगा यार जेरोक्स का वो आपको ही देना पड़ेगा, ठीक है साथियों, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए साथियों आगे बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को चित्र भाषा शैली कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को क्या कह के पुकारा? चित्र भाषा शैली कह के पुकारा। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा। ये हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया था। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र ने। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है ये।
आगे बात करते हैं झरना को छायावाद की प्रयोगशाला। झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का आविष्कार कहा है किसने? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने। झरना जो कविता रही है जयशंकर प्रसाद की, उसको छायावाद की प्रयोगशाला का आविष्कार किसने कहा? नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा कहा गया है। साथियों आगे बात करते हैं, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है, तो छायावाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह माना जाता है। जो कानन कुसुम है जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, ये खड़ी बोली कविताओं का प्रथम काव्य संग्रह माना गया है मित्रों। आगे बात करते हैं साथियों, आगे है प्रसाद जी का प्रथम काव्य संग्रह है चित्राधार है। जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? चित्राधार है, जिसमें प्रसाद जी के द्वारा यानी कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा ब्रज भाषा की कविताएं संकलित की गई हैं। आगे बात करेंगे साथियों, जयशंकर प्रसाद को छायावाद का क्या कहा जाता है? ब्रह्मा कहा जाता है। फिर है साथियों, जयशंकर प्रसाद प्रारंभ में कलादर उपनाम से ब्रज भाषा में कविता लिखा करते थे। तो जयशंकर प्रसाद कलादर उपनाम से ब्रज भाषा में कविता लिखा करते थे मित्रों। मित्रों जानदार नोट्स है साथियों, आप इनकी जेरोक्स मंगवा सकते हो, ये मैंने आज घोषणा कर दी है। जितने हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स मेरे पास हैं वो सारे के सारे मैं आपको भेज दूंगा, बस खर्चा आपको देना पड़ेगा साथियों, ये बात ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं। छायावादी कवियों को प्लायनवादी प्लायनवादी कहा गया है क्योंकि वे यथार्थ जीवन की कटुता से मुंह मोड़कर कल्पना लोक में विचरण किया करते थे। आगे बात करेंगे, उर्वशी जयशंकर प्रसाद की गद्य पद्यमय रचना, यानी कि जयशंकर प्रसाद की जो चंपू काव्य रचना है वो उर्वशी रही है साथियों। आगे है साथियों, कामायनी 1935 में प्रकाशित हुई थी। कामायनी में वासना सर्ग के बाद लज्जा सर्ग आता है, ये भी ध्यान रखिए। उर्वशी को कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण माना जाता है। उर्वशी को कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण माना जाता है। आगे है, जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रणीत लहर एक गीति काव्य का उत्कृष्ट नमूना है। जयशंकर प्रसाद ने लहर काव्य लिखा जो एक गीति काव्य माना जाता है और ये एक नमूना है। आगे है, आंसू में प्रेम और सौंदर्य के मधुर स्मृतियों की पीड़ा का मर्म स्पर्शी चित्रण हुआ है। ये जयशंकर प्रसाद का एक विरह काव्य है। आंसू जयशंकर प्रसाद का एक विरह काव्य माना जाता है। आगे बात करेंगे साथियों, कामायनी भारतीय आनंदवाद का शाखा रूप हमें मिलता है। कामायनी में जयशंकर प्रसाद को कुछ आलोचकों ने पुरातन पंथी कहा क्योंकि उन्होंने साहित्य सृजन में भारतीय संस्कृति, ऐतिहासिक और पौराणिक कथानकों को आधार बनाया था। यह है मित्रों। अब बात करेंगे जो है कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी मानी गई है? कामायनी में सर्गों की संख्या 15 मानी गई है। प्रथम सर्ग जो है चिंता रहा है और अंतिम सर्ग साथियों आनंद रहा है। इंसान को पहले चिंता होती है फिर धीरे धीरे वो आनंद में बदल जाती है, इस तरह से भी ध्यान रख लीजिएगा। कामायनी के प्रणय यानी कि लिखने में प्रसाद जी को सर्वाधिक प्रेरणा जो है शतपथ ब्राह्मण से मिली थी, तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कामायनी को लिखने की प्रेरणा जयशंकर प्रसाद को शतपथ ब्राह्मण से प्राप्त हुई। फिर आगे है, लज्जा सर्ग को कामायनी का हृदय कहा जाता है। जो लज्जा सर्ग है वो कामायनी का हृदय कहा जाता है। करुणालय प्रसाद जी का प्रमुख गीति नाट्य है साथियों। कामायनी पर शैव दर्शन का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिला है। कामायनी पर शैव दर्शन का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को हमें प्राप्त हुआ है। आगे है, कामायनी के चिंता सर का कुछ अंश 1928 में सुधा पत्रिका अक्टूबर के अंक में भी छपा था। कामायनी का प्रकाशन 1935 में हुआ। श्रद्धा कामायनी के कथा सूत्र की एक धुरी मानी जाती है। श्रद्धा कामायनी एक रूपक काव्य है। कामायनी में श्रद्धा हृदय का प्रतीक है, ईड़ा बुद्धि का प्रतीक है, मनु मन का प्रतीक है, आकुली किरात आसुरी शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। किसमें? कामायनी के अंतर्गत साथियों। आगे बात करेंगे, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी कामायनी को क्या कहते हैं? मानवता का रसात्मक इतिहास कहते हैं। आगे है, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का क्रम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी 18, 25, 33, 35। साथियों ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इनका क्रम बहुत पूछा जाता है। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, इस तरह से आप इनका क्रम ध्यान रख सकते हो मित्रों। मित्रों देखिए आगे,
जयशंकर प्रसाद की जो अंतिम कृति है वो कामायनी रही है, जो 1935 में प्रकाशित हुई थी, जिसे छायावाद का गौरव ग्रंथ कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं, कालजयी कृति कहते हैं। किसको? कामायनी को। जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखी गई कामायनी 1935 में प्रकाशित हुई। इसी छायावाद की क्या उपनाम दिए गए? छायावाद का गौरव ग्रंथ कहा कामायनी को, छायावाद का उपनिषद कहा कामायनी को, छायावाद का महाकाव्य कहा कामायनी को, छायावाद की कालजयी कृति कहा साथियों कामायनी को। तो साथियों, ये अभी और भी इसमें बहुत सारा मैटर है जिसे हम लोग अगले वीडियो में करेंगे साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों। अगले वीडियो में ये छायावाद हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो साथियों, आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, और मेरी मेहनत अगर अच्छी लग रही है तो निश्चित रूप से आपका कमेंट आना चाहिए साथियों। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।